So good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. आज हम लोग एक ना मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट बुक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर द बुक का जो टाइटल है वो है इंडिया आफ्टर गांधी। ये जो मेरे पास एडिशन इंडिया आफ्टर गांधी का काफ़ी पुराना एडिशन है। मैं नेट पे देख रहा था तो अब तो काफ़ी अपडेटेड एडिशंस आ गए हैं। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी का ना प्रिपरेशन कर रहा था, दैट वाज द टाइम व्हेन आई रेड दिस बुक, आई बॉट दिस बुक। और ये एक ऐसी किताब है इंडिया आफ्टर गांधी विच इज़ रिटन बाय रामचंद्र गुहा। सो रामचंद्र गुहा इज़ अ वेरी फेमस ऑथर, हम लोग कह सकते हैं फेमस हिस्टोरियन है अगर हम बात करें, और सीरियस अच्छी किताबें लिखते हैं। और जो हिस्ट्री होती है उसको एक सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज ना करने की बजाय उसको एक पॉपुलर जो वे ऑफ टेलिंग होता है किसी स्टोरी का, वो रामचंद्र गुहा को आता है। तो इनकी किताबें है ना लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है। सो जो इंडिया आफ्टर गांधी है, ये बुक एज द नेम सजेस्ट महात्मा गांधी की बात हो रही है। तो महात्मा गांधी की जब डेथ हो जाती है जनवरी में 1948 में, तो एक तरह से हिस्ट्री वहाँ पर आकर रुक जाती है। हम लोग ना इस बुक में भी ऑथर ने कहा है कि जब हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली हमारी जो इंडिपेंडेंस होता है ना 1947 में, अगस्त 1947 में, तो हम वहाँ तक हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद मे बी ना अनदर 6 मंथ्स, जब तक ना गांधी की डेथ नहीं होती है, गांधी जी की डेथ नहीं होती, तब तक हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा अथॉरिटेटिव अकाउंट नहीं है या कोई बुक नहीं है ना जो चीज़ों को हमें समझा सके। सो वन ऑफ दी, ये कह रहे हैं कि भाई उस अगर हम बात करें तो उसी डायरेक्शन में मैंने ये किताब लिखी है, सो दैट पीपल कैन नो कि जो कंटेम्परेरी हिस्ट्री इंडिया की है उसके बारे में जान सकें। तो ये तो हो गया ऑथर का जस्टिफिकेशन। इसके अलावा ये बुक मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो इट्स वेरी, दिस बुक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी है ना, तो 13-14 में जब मैंने शुरुआत की, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, आप में से भी काफ़ी लोग इंजीनियर्स हैं है ना, मेडिसिन का बैकग्राउंड है, 12th में भी उन्होंने पीसीएम सब्जेक्ट लिया होता है। तो जनरली हमें ये नहीं पता होता है कि सिंस इंडिपेंडेंस समबडी कॉल्ड पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इंदिरा गांधी का हम नाम जानते हैं, लेकिन हम चीज़ें कैसे क्रोनोलॉजिकली मूव होती हैं पोस्ट 1947 है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें हमारे है ना, मेरे में भी बहुत ज़्यादा एक तरह का इग्नोरेंस था, एक बहुत ज़्यादा गैप था नॉलेज का। तो ये बुक उस गैप को फिलफिल करती है। तो व्हेन आई बॉट दिस फर्स्ट, ऑलमोस्ट मैंने एक हफ्ते में ना ये बुक को पूरा किया, रात और दिन लग के। उस टाइम में इतना हम लोगों में शौक भी नहीं होता है नॉन फिक्शन पढ़ने का, और इट्स वेरी थिक बुक है ना। हम लोग बात करें तो कहने को 1000 पेजेस की बुक है, बट एक्चुअली 1000 पेजेस की नहीं है। दिस इज अराउंड आई थिंक 750 पेजेस की बुक है ना, अगर हम बात उसमें से हटा दें हम जो साइटेशंस वगैरह होते हैं। तो इस बुक को जैसे मैंने पढ़ा है ना, तो अगर मेरा नॉलेज यहाँ पे था तो सडनली आफ्टर 1 वीक मेरा नॉलेज लेवल यहाँ पहुँच गया। तो चीज़ें कैसे ऑर्गेनिकली डेवलप हुई वो आपके माइंड में भी डेवलप होंगी जैसे से आप किताब को पढ़ेंगे। कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ थी, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, कौन से ऐसे इवेंट्स थे जो टर्निंग पॉइंट साबित हुए इंडिया की, जो मॉडर्न इंडिया है उसकी है ना कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में, और आज हम जहाँ पे खड़े हैं तो वो चीज़ें कैसे यहाँ तक ऑर्गेनिकली आती हैं है ना, क्या इंपॉर्टेंट इंस्टांसेस हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इस बुक को पढ़ के वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो सडनली अगर आपका लेवल 0 है तो आपका सडनली लेवल है ना, आपका मेनी टाइम्स आपका लेवल बढ़ जाता है एक सिर्फ एक बुक पढ़ने के कारण। तो ये बुक हमेशा इसलिए पढ़ना चाहिए, स्पेशली जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि तब आप चीज़ों को इकोनॉमिक्स में है ना, इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे या पॉलिटी पढ़ेंगे, आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर, अगर हम एरा की बात कर रहे हैं, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो 1967 तक वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन था, फिर ऐसा क्या हुआ, ठीक है। और आज जो प्रॉब्लम्स हैं देश में, जो भी एजिटेशंस हैं, प्रोटेस्ट हैं, सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, वो क्यों हैं, है ना, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो इट्स अ वेरी नाइस बुक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो मेरा आइडिया ये है कि मैं एक चैप्टर कवर करूँ एक वीडियो के अंदर, और वीडियो को छोटा ही रखेंगे हर वीडियो को। द आइडिया इसकी जो क्रक्स है उसका, उसको हम लोग कवर करें। सो जो मेरे पास जो एडिशन है बुक का है ना, काफ़ी पुराना एडिशन हो गया, जैसे कवर पेज से भी पता चल रहा है आपको। सो इसमें आई थिंक इसमें 30 चैप्टर्स हैं इसके अंदर, और इसमें एक प्रोलॉग और एक एपिलॉग है। तो कह सकते हैं 32 है ना चैप्टर्स हैं इसमें एक तरह से। तो प्रोलॉग की जो हेडिंग है अगर आप पढ़ेंगे, दैट इज एन अननेचुरल नेशन, है ना, इंडिया की बात हो रही है। और जो इसका एपिलॉग है वो क्या था, वाई इंडिया सर्वाइव्स टिल डेट। तो जैसे नाम है ना, नाम पढ़ के आपको लगेगा प्रोलॉग के अंदर कि जब
जो इस प्रोलॉग के अंदर एक्सप्लोर भी किया, जो हम लोग भी डिस्कस करेंगे आज वाले वीडियो के अंदर, थोड़ा सा उस पर लाइट डालेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोलॉग है उसका नाम अननेचुरल नेशन क्यों है, और वाई इंडिया सर्वाइव्स। एपिलॉग में ऐसा क्यों कहा है, क्या इंडिया की एग्जिस्टेंस को लेके कोई डाउट है, क्या इंडिया के कंटिन्यूइंग एज ए डेमोक्रेसी है ना, इंडिया फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, क्या उसको लेके कोई डाउट है लोगों के दिमाग में, इंडिया में या बाहर जो लोग हैं उनमें। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला, जो इसका वेरी फर्स्ट जो है इसका नॉट चैप्टर बट प्रोलॉग, वो है अननेचुरल नेशन। तो अननेचुरल नेशन का मतलब क्या होता है? अननेचुरल मतलब कृत्रिम राष्ट्र जैसा हो गया, यानी कि कोई ऐसी चीज जो ऑर्गेनिकली डेवलप नहीं है, जिसमें हमने लोगों को इकट्ठा कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं इंडिया में, है ना, अलग अलग जो रिलीजन के, कास्ट के लोग हैं, उनको हमने जबरदस्ती पकड़ के जैसे इकट्ठा कर दिया है और एक इंडिया नाम का नेशन बना दिया, एज इफ वो एक ऑर्गेनिक एंटिटी नहीं है, वो एक हमने ना जबरदस्ती किसी चीज को बनाया है। तो क्या ऐसा है? क्या एक अननेचुरल जो नेशन का जो इन्होंने प्रोलॉग दिया है, क्या वो जस्टिफाइड है? तो इसी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस वाले फर्स्ट वीडियो में। सो अननेचुरल नेशन क्यों इन्होंने इसका ये टाइटल दिया रामचंद्र गुहा ने? अगर आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में जो स्टार्टिंग होता है वो मिर्ज़ा गालिब के नाम से बुक की शुरुआत होती है, उनकी एक पोएम से शुरुआत होती है। वो व्हेन मिर्ज़ा गालिब जब सेट आउट करते हैं कि भाई मैं दिल्ली से मैं कलकत्ता जाऊंगा, तो व्हेन ही इज ऑन हिज जर्नी टू कलकत्ता, तो वो बनारस में रुकते हैं और बनारस में वो ये पोएम लिखते हैं, चिराग ए दैर, है ना, टेम्पल लैम्प्स। उसमें वो भी एक इस तरह की शंका जाहिर करते हैं इंडिया को लेके। उसमें वो ये कहते हैं कि भाई इंडिया में है ना, क्यों भाई भाई से लड़ रहा है, क्यों ब्रदर्स एंड दे आर एट ईच अदर्स थ्रोट, है ना, क्यों फेडरेशन अंडरमाइन हो रहा है, और ये जो कयामत का जो दिन है वो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का एक पेसिमिस्टिक व्यू उन्होंने इसमें, है ना, अपने पोएम में मिर्ज़ा गालिब लिखते हैं। और वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले अंग्रेज आए, उससे पहले इंडिया में एक एटलीस्ट जहाँ पे मिर्ज़ा गालिब रिजाइड करते हैं, दिल्ली में, इंडो गैंजेटिक प्लेन में, वहाँ पे एक सिंगल मोनार्क था इन द फॉर्म ऑफ मुगल्स। और मुगल्स की अथॉरिटी आप लोग जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर पलासी के बाद, है ना, धीरे धीरे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। वो अगर है भी तो नॉमिनल सेंस में है, और उसको एक नए फॉरेन पावर ने रिप्लेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिशर्स। तो वो अपने चारों ओर देखते हैं कि ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज है वहाँ पे तो है, लेकिन जैसे ही मुगल्स का डिक्लाइन हुआ है तो पूरा इंडिया अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड हो गया है। तो वो आपस में लड़ रहे हैं, है ना, अलग अलग प्रिंसली स्टेट, छोटे छोटे कह सकते हैं कि फिफ्डम्स में इंडिया बट गया है। तो एक जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ हेल्पलेसनेस है मिर्ज़ा गालिब के दिमाग में। तो वो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि ये जो टेंशन है इंडिया को लेके, क्या इंडिया एक ऑर्गेनिक नेशन है, क्या इंडिया एक जोग्राफिकल एक्सप्रेशन से ज़्यादा है, क्या इंडियननेस नाम की कोई स्पिरिट है या नहीं है, ये क्वेश्चन हमेशा से उठता रहा है। फिर इसमें इन्होंने फर्दर, फिर जैसे अगर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर, तो है ना, इसमें जॉन स्ट्रेची, है ना, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स एज पार्ट ऑफ, है ना, ब्रिटिश जब आते हैं तो इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना करते हैं, और विद दैट वो एक नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो जो जॉन स्ट्रेची हैं वो इंडिया सर्व कर चुके हैं जैसा बुक में लिखा है, और फिर वो अपना एक स्पीच दे रहे हैं कैम्ब्रिज, जो फेमस यूनिवर्सिटी है जहाँ से मोस्ट ऑफ दी आईसीएस ऑफिसर्स यूज्ड टू कम, है ना, इंडिया में जो रूल करते थे, जो सो कॉल्ड स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का हिस्सा बनते थे। तो जॉन स्ट्रेची एक बुक फॉर्म में उनके लेक्चर्स पब्लिश होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडिया। तो उसमें भी वो यही सेंटीमेंट की बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो वो लेक्चर दे रहे हैं ना, जो अपकमिंग जो सिविल सर्वेंट्स हैं इंडियन सिविल सर्विसेज के, जो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे हैं या उनके लिए वो बुक पब्लिश कर रहे हैं, तो उनको एक, वो ये कहते हैं कि भाई जो इंडिया है ना, जहाँ पे मैं रह के आया हूँ, जहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, वो सिर्फ एक टर्म है ना, वो एक मेयरली एक लेबल है, लेबल ऑफ कन्वीनियंस है, एक पर्टिकुलर लोकेशन है सब कॉन्टिनेंट में, है ना, ईस्ट में, साउथ एशिया में, उस जोग्राफिकल जो लोकेशन है उसको हमने सिर्फ एक नाम दे दिया इंडिया। इट्स मियरली, जैसा इस बुक में लिखा, इट्स मियरली अ लेबल ऑफ कन्वीनियंस, अ नेम विच वी गिव टू अ ग्रेट रीजन इंक्लूडिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और ये जो इंडिया है एक जोग्राफिकल एक्सप्रेशन है, मात्र एक नाम, और इसमें बहुत सारे इंडिया एग्जिस्ट करते हैं, है ना, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे रिलीजन, कास्ट, है ना, बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, और वो अपने आप में बहुत सारे इंडिया हैं। तो कोई एक सिंगल इंडिया ना होके इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ए नंबर ऑफ इंडियाज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो जैसे यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर है, या फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर है ना, जर्मन्स हैं, फ्रेंच हैं, तो इंडिया में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, ऐसा इनका व्यू है।
ठीक है, तो इसी चीज़ को इन्होंने एक्सप्लोर किया है इसके अंदर। फिर है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्टोरी, फिर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। वी ऑल नो 1885 में, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ लोग मिलकर बनाते हैं। उसमें एक स्कॉट्समैन भी हैं, स्कॉटिश एंसेस्ट्री के हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, और उस पार्टी को ये नाम देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, क्या ये रियली में नेशनल है इन द ट्रू सेंस? क्या ये जो डिफरेंट इंडियाज एग्जिस्ट करते हैं इस साउथ एशिया में, क्या उन सभी लोगों का क्या वो रिप्रेजेंटेटिव है ट्रू सेंस में? क्या वो नेशनल है? ये क्वेश्चन उठता है। वो अपने आप को इंडियन नेशनल कांग्रेस तो कह तो रही है, बट इज इट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, है ना, जो अपने आप को कह सके? क्या एक सिंगल इंडियन नेशन एग्जिस्ट करता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठता है। तो जैसा है ना, जैसा टॉपिक इसका नाम है अननेचुरल नेशन, तो ये बात सही भी है, ऐसा ऑथर कहते हैं कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, है ना, विच वाज स्टार्टिंग में सिर्फ एक डिस्कशन, है ना, कह सकते हैं ना, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप काइंड ऑफ थिंग था, एक डिबेटिंग क्लब था। फिर वो धीरे धीरे, है ना, उसमें लीडर्स आते हैं और अपने मॉडरेट फेज से, है ना, आगे बढ़ता है। वो एक मास मूवमेंट बनता है और फिर वो गांधी के आते हुए पॉलिटिकल पार्टी का शेप लेता है, ठीक है। लेकिन जैसा उस टाइम में भी ये कहते हैं कि बट फिर भी इसको लेके डाउट था। क्यों था? क्योंकि जो पॉपुलेशन के सारे सेक्शंस कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। कांग्रेस वाज सीन एज ए पार्टी ऑफ ब्राह्मण्स, है ना, जो उसकी जो टॉप लीडरशिप थी उसमें जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल थे वो अपर कास्ट थे। तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी एन अपर कास्ट बॉडी एंड नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ होल ऑफ इंडिया। स्पेशली किस जो अनटचेबल्स थे, जो लोअर कास्ट थे, जो मुस्लिम्स थे, है ना, वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करती है बॉडी, है ना, इसमें लिखा हुआ है, ऐसा लोग सोचते हैं। और मुस्लिम्स अपना मुस्लिम लीग बनाते हैं और कहीं ना कहीं जो अनटचेबल्स हैं, जब वो कॉम्प्रोमाइज जब स्ट्रक होता है, पूना पैक्ट होता है, उसके बाद जरूर वो कांग्रेस के फोल्ड में आते हैं, लेकिन फिर भी दे आर फॉलोइंग अम्बेडकर, ठीक है। तो इसी के कारण हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस इज नॉट ट्रूली नेशनल, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को कहती है। और इसका कारण यही है कि इंडिया इज नॉट वन नेशन। कैसे? क्योंकि इंडिया का पार्टीशन होता है, ऐसा बुक में लिखा है कि ये कैसे शो होता है कि इंडिया का नेचुरल नेशन है। वो इस फैक्ट से शो होता है कि टू नेशन थ्योरी नाम की जो थ्योरी है वो करेंसी गेन करती है, क्रेडेंस गेन करती है। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फाइनली, है ना, मुस्लिम्स अपना एक अलग, जो लोग मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, वो अपना एक अलग नेशन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान। और बाकी जो इंडिया में हैं वो इंडियंस के लिए इंडिया बनता है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं शो करता है कि यस, ये सिर्फ ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है और यहाँ पे कभी भी कोई एक सिंगल एंटिटी या जो इंडियन नेस है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है ना। ऐसा ऑथर जो बात कर रहे हैं ना, अलग अलग जो पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम में। और उस टाइम में भी ये बात होती है कि जो कांग्रेस जो इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रही है, क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? और जो उस टाइम में जो स्केप्टिक्स होते हैं ना, जो किसी चीज़ को लेकर डाउट करते हैं, दे थॉट कि जो इंडियन नेशनलिज्म है ना, जिसकी कांग्रेस बात कर रही है, गांधी बात कर रहे हैं, वो कोई एक नेचुरल फेनोमेनन नहीं है। वो जबरदस्ती यहाँ के लोगों पर थोपा जा रहा है ना। लोग फील ही नहीं करते हैं कि वो इंडिया एज ए नेशन, है ना, उसके मेंबर हैं, है ना, प्री इंडिपेंडेंस बात हो रही है और वो एक नेचुरल फेनोमेना होकर उन पर थोपा जा रहा है। वो इससे भी क्लियर होता है कि भाई ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सक्सेसफुल इंप्लीमेंट कर पाते हैं, है ना, और मुस्लिम लीग बन जाती है और इस तरह से, है ना, अलग अलग मूवमेंट्स चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बात यही बात हो रही है कि इसमें क्या इंडियन नेशनलिज्म एक नेचुरल फेनोमिना है? और जैसा, है ना, टॉपिक का नाम है अननेचुरल नेशन, तो उसके फेवर में, है ना, एक तरह से कई लोग क्या कहते हैं कि इंडिया इज नॉट ए, इट्स जस्ट ए ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन। कैसे? बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि इंडिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो, जिसको हम कैसे कहते हैं ना, इंडिया का कोई नेशनल एसेंस नहीं है। प्री इंडिपेंडेंस बात हो रही है, इंडियंस, ये कोई नेचुरल फेनोमेना नहीं है। इंडिया जो इंडियंस को बांधे रखने के लिए कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है, या जिसको कहते हैं कोई नेचुरल एक ग्लू नहीं है जो इनको आपस में बांध सके, ठीक है। रादर ये क्लेम करते हैं जॉन स्ट्रेची और जो इस तरह का जो व्यू रखते हैं कि इंडिया एक अननेचुरल नेशन है, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो ब्रिटिश है, थैंक्स टू द ब्रिटिश राज, की जो इंडिया को टुगेदर होल्ड किए हुए है, बाकी इंडिया आपस में एक साथ रहे इसका कोई कारण नहीं है। सो रादर इट वाज द ब्रिटिश रूल दैट हेल्ड इट टुगेदर। तो ये ब्रिटिश रूल है जिसके कारण इंडिया एज वेल इंडियंस एक साथ रह पा रहे हैं एक छत के नीचे, बाकी उनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उनको साथ रख सके। ऐसा ही कुछ ऑथर्स भी इसी बात को कहते हैं। जैसे फेमस ऑथर है रुडयार्ड किपलिंग, है ना, जिन्होंने जंगल बुक लिखी है, जिनका काफी टाइम इंडिया में बीता है, वो भी यही कहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है
क्या इंडिया एक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है ऑर्गेनिक एंटिटी? सो क्या इंडिया सेल्फ गवर्नमेंट का कैपेबल है? क्या इनको आज़ादी दे दी जानी चाहिए? क्या वो अपने आप को सेल्फ को रूल कर पाएंगे? तो वो रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं नहीं, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओ नो। क्यों? क्योंकि इंडिया इज ए वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। 4000 साल हो गए। अगर इन्होंने 4000 साल में भी एक साथ रहना नहीं सीखा है, इन्होंने 4000 साल में भी अपने आप को गवर्न नहीं कर पाए हैं, ये पिछले 4000 साल से भी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में, फिफ्टडम्स में, किंगडम्स में बटे हुए हैं, तो अब तो ये बिल्कुल भी नहीं सीख सकते कि एक छत के नीचे अपने आप को कैसे गवर्न करना है एज इंडियंस। तो वो कहते हैं दैट दे आर टू ओल्ड टू लर्न दैट बिजनेस। ठीक है। और वो ये भी कहते हैं कि भाई इनको लॉ एंड ऑर्डर ही तो चाहिए इंडियंस को, वो हम दे ही रहे हैं थैंक्स टू अस द ब्रिटिश, है ना। इंडियंस को लॉ एंड ऑर्डर मिल रहा है और वो भी A1 क्वालिटी का मिल रहा है, और उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक है। और ऐसे ही कुछ और लोग भी कहते हैं कि जो इंडियंस हैं वो बहुत ही इमेच्योर हैं, उनमें मैच्योरिटी नहीं है, वो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, वो एक साथ एक छत के नीचे रह ही नहीं सकते हैं। अगर इंडियंस को इंडियंस के हाल पर छोड़ दें तो इंडिया में एक, कहते हैं, एक तरह का जंगल राज या केओस हो जाएगा चारों तरफ, इफ लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि इंडियंस डो नॉट हैव द रिक्वायर्ड मैच्योरिटी, है ना, उनको सेल्फ गवर्नेंस आता ही नहीं है, वो आपस में मिलकर रह भी नहीं सकते हैं। दे लैक द रिक्वायर्ड स्टेट्समैनशिप एंड द सेंस ऑफ गवर्नमेंट उनके पास नहीं है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। और सबसे एक प्रोमिनेंट जो फिगर है जो इस तरह का व्यू होल्ड करते हैं दैट इंडिया इज एन अननेचुरल नेशन, जो जॉन स्ट्रेची का जो व्यू है, तो कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सच जॉन स्ट्रेची मेंस जो है वो है विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल का हम लोग जानते हैं दैट ही इज वेरी वेरी ना अगेंस्ट इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, उसके खिलाफ थे। गांधी को उन्होंने नेकेड फकीर भी कहा था। तो उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो वॉइस है वो आपकी एक तरह से कह सकते हैं विंस्टन चर्चिल की है। तो चर्चिल ने तो ये कहा भी, इस किताब में लिखा हुआ है, चर्चिल ने आर्ग्यू किया कि इंडिया को टू अबेंडन इंडिया टू द रूल ऑफ ब्राह्मण्स who in his opinion dominated the Congress party would be an act of cruel and wicked negligence। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इंडिया को कांग्रेस के भरोसे छोड़ देते हैं जो कि एक ब्राह्मण्स अपर कास्ट लोगों की पार्टी है, तो इट विल बी वेरी, है ना, नेग्लिजेंस, है ना, बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी हमसे। ठीक है। तो ये सब इसमें बातें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरू किया था, जो सो कॉल्ड मिडिल एजेस हैं। तो ये व्यू कहना, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये व्यू सही नहीं है एक तरह से, अगर हम खुद की बात करें अपने अपने दिमाग से। क्यों? क्योंकि इंडिया में डार्क एजेस जैसी कोई चीज नहीं थी ना, वी वर प्रॉस्पेरिंग वेरी वेल। एंगस डीटन है, आई थिंक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि जब मुगल एम्पायर जब यहाँ पे रूल कर रहा था तो जो वर्ल्ड ट्रेड है उसका ऑलमोस्ट 50% वॉज अकाउंटेड बाई इंडिया एंड चाइना। तो ये कहना कि इंडिया ने कभी, है ना, गोल्डन एज देखा ही नहीं है और इंडिया विल गो इनटू डार्क एजेस या मिडिल एजेस और केओस होगा, ऐसा कहना बहुत ही रेसिस्ट एक तरह से व्यू है, और है ना सही नहीं है ऐसा कहना। ठीक है। तो लेकिन बुक बीइंग द बुक, है ना, वो स्टेज सेट कर रही है कि क्यों इंडिया को अननेचुरल नेशन कहते हैं, क्यों इंडिया को एज ए डेमोक्रेसी कुछ लोग ऐसे ऐसे वो देखते हैं, मिरेकल के रूप में देखते हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, और फिर जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो रामचंद्र गुहा है वो फर्दर इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं कि वाई, है ना, पीपल यूज्ड टू से प्री इंडिपेंडेंस की इंडिया इज एन अननेचुरल नेशन। क्यों? क्योंकि है ना, जब इंडिया आजाद हुआ, जब इंडिया को आजादी मिली, तो जैसा मैंने आपको बताया ना, लोग इंडिया को एज ए नेशन देख ही नहीं पा रहे थे, है ना, इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि इंडियंस एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं। ठीक है। उसके बहुत सारे कारण हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है। तो फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, ये सवाल उठने लगे। क्या इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी तो क्या इंडिया एज ए डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा? ठीक है। तो यही चीज, है ना, बुक में आगे आगे बढ़ रही है। और विंस्टन चर्चिल ने बहुत सारी वार्निंग्स दी कि इंडिया को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए और वो लोग वहाँ पे केओस हो जाएगा, लेकिन फिर भी, है ना, वी डू बिकम इंडिपेंडेंट और हमें, है ना, हमारी आज़ादी मिलती है, एंड वी डू अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक मॉडल हम लोग अपनाते हैं। ठीक है। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो फिर एक नया क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि भाई इंडिपेंडेंस तो तुम लोगों को मिल गई, बट तुम लोग कितना दिन इंडिपेंडेंट रहोगे? क्या इंडिया एज ए डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगा? है ना, ये क्वेश्चन फिर उठने लग जाता है। ठीक है। सो लोग कहने लग जाते हैं कि इंडिया जो है वो एक आउटलायर है, एक एनोमली है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज टू टू डाइवर्स टू सर्वाइव एज ए नेशन, है ना। इंडिया में इतनी ज्यादा विविधता है ना, इंडिया में 4-5 तरह की तो रिलीजन है, मेजर रिलीजन्स के लोग रहते हैं इंडिया में। हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, कम से कम 22 लैंग्वेज तो हमारे शेड्यूल 8 के अंदर हैं। ठीक है। इंडिया में भांति भांति के लोग हैं, इंडियंस एक दूसरे से दिखते भी अलग हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग और आप वेस्टर्न राजस्थान के लोगों को, है ना, नॉर्थ के लोगों की बात करेंगे तो अलग दिखते हैं,
उनका खान पान एकदम अलग है, उनका स्किन का टोन है वो भी चेंज होता है, ठीक है, उनके जो बिलीफ्स हैं वो अलग है, उनकी लैंग्वेजेस भी बहुत अलग हैं, ठीक है, तो हर सेंस में तो वो अलग हैं। तो वो लोग इतने अलग हैं कि अनलाइक अगर हम जर्मन्स की बात करें, फ्रेंच की बात करें या ब्रिटिश लोगों की बात करें, उनकी कोई कॉमन लैंग्वेज तो है, उनका एक जैसे दिखते तो हैं वो लोग, एक जैसी उनकी सोच तो है, ठीक है, वहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही हैं ऑलमोस्ट हम लोग बात करें, लेकिन इंडिया में ये सब चीजें एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो इंडिया इज ए आउटलायर एंड एनोमली। क्यों? क्योंकि इंडिया इज टू डाइवर्स टू सर्वाइव एज अ नेशन एंड इंडिया इज टू पुअर टू फंक्शन एज ए डेमोक्रेसी। और इंडिया में इतनी गरीबी है ना, कुछ लोगों के पास इतना पैसा है जो आज भी हम देखते हैं, है ना, बिलियनियर्स हैं, और कुछ लोगों के पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है। तो इंडिया एज ए डेमोक्रेसी सर्वाइव करे ये संभव ही नहीं है। तो ये दो सवाल हमेशा से उठते रहे हैं कि इंडिया बीइंग सो डाइवर्स, है ना, इंडिया में अपने आप में फ्रांस से बड़े बड़े स्टेट्स हैं, तो क्या इंडिया एज ए नेशन सर्वाइव कर पाएगा? और इंडिया में जितनी गरीबी है ना, जितनी हम लोग कुछ लोग देखते हैं राजा महाराजा हैं जो जिनके पास इतना पैसा है और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास इतना पैसा है कि वो वो सबको खरीद सकते हैं, है ना, आप कह सकते हैं। तो इतनी डिस्पैरिटी के बाद होते हुए भी क्या इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहेगा? क्या इंडिया एज ए नेशन, क्या वो एज ए डेमोक्रेसी क्या वो सर्वाइव करेगा? लेकिन इंडिया सर्वाइव कर रहा है, और आज भी, है ना, 70 साल 75 साल बाद भी इंडिया सर्वाइव कर रहा है, ऐसा रामचंद्र गुहा कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया जो टिपिकल जो पॉलिटिकल साइंस के मॉडल हैं, जो थॉट है, वो इंडिया के केस में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो इंडिया इज ए मेजर आउटलायर, और अपने आप में एक विसंगति है, या किसको कहें, एक तरह का एनोमली है, ठीक है। तो इंडिया का सर्वाइव करना, तो लोग तो उस टाइम में कह रहे थे कि भाई जैसे जैसे हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देखो अब नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर कहीं ना कहीं जो यहाँ पे डेमोक्रेसी है वो मिलिट्री रूल से रिप्लेस हो जाएगी। जैसे ही कोई मानसून फेलियर होता था तो लोग बोलते थे कि देखो अब, है ना, फेमिन हुआ है, अब देखो, है ना, आसाम में अलग होने की बात हो रही है, नागाज अपना अलग डिमांड कर रहे हैं, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, कश्मीर के लोग, है ना, वहाँ पे अपना अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं। तो इंडिया के अभी बस अभी टुकड़े होने वाले हैं, है ना। लोग जस्ट वेट कर रहे थे कि चलो इनको आज़ादी तो मिल गई और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट ही बना ली, बट दे विल नॉट सर्वाइव एज ए नेशन, एज ए डेमोक्रेसी। तो ये सब बातें हो रही हैं इसके अंदर। लोगों के लिए ये इंडिया का डेमोक्रेटिक मॉडल चूज करना, और वो भी एक, है ना, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन का चूज करना, ये लोगों के लिए एक किसी पजल से कम नहीं था। जो एकेडमिशियंस हैं, जो स्टडी करते हैं, वो ये कहने लगे कि भाई जो इंडिया है इट लैक्स ऑल दी फेवरेबल कंडीशंस, है ना, जो किसी नेशन को सर्वाइव करने के लिए, किसी डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए, है ना, एक जैसी लैंग्वेज बोले लोग, एक जैसा उनका थॉट प्रोसेस हो, एक उनका रिलीजन हो, है ना, उनमें एक कोई चीज तो कॉमन हो, ऐसी कोई भी कंडीशंस इंडिया के केस में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो बुक में यही लिखा हुआ है, इंडियाज एग्जिस्टेंस हैज बीन अ पजल नॉट जस्ट टू कैजुअल ऑब्जर्वर्स और कॉमन सेंसिकल जर्नलिस्ट्स, इट हैज ऑल्सो बीन एन एनोमली फॉर एकेडमिक पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो जो उसके जो एजम्पशंस है पॉलिटिकल साइंस में, है ना, उसको कहीं ना कहीं इंडिया उस एजम्पशंस को पूरा नहीं करता है। इंडिया में इतनी ज्यादा कल्चरल हेट्रोजेनिटी है, होमोजेनिटी नहीं है, हेट्रोजेनिटी, विविधता है। इंडिया में इतनी ज्यादा पॉवर्टी है कि हम लोग नेशन की तो बात बहुत दूर, मतलब नेशन तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते, और डेमोक्रेसी एज ए सर्वाइव कर जाए वो तो बहुत ही, है ना, एक फैंटेसी होगा ये सोचना भी। लेकिन इंडिया हैज कंटिन्यूड टू सर्वाइव एज अ नेशन एंड एज ए डेमोक्रेसी इवन आफ्टर 75 years ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये क्वेश्चन बार बार उठता रहा है ना, लोगों ने इंडिया के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठाया कि क्या कैन इंडिया रिमेन इन वन पीस, क्या इंडिया एक रह पाएगा या इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। इंडिया जिसमें इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, है ना, इतने सारे लोग रहते हैं, बिलियन प्लस रहते हैं, क्या इंडिया में कोई ऐसी चीज है जिसको कह सकते हैं इंडियन स्पिरिट है, ठीक है। तो लोगों को ऐसा लगता था कि इंडिया को अगर इंडिपेंडेंस मिल भी जाती और इंडिया डेमोक्रेसी बन भी गया तो भी वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा। और ऐसा हुआ है इंडिया के अगर नेबरहुड में अगर आप देखें तो उन्होंने भी डेमोक्रेटिक मॉडल अपनाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिलिट्री रूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, चाहे म्यांमार की बात हो ना, जहाँ पाकिस्तान की बात हो, बांग्लादेश की बात हो। लेकिन इंडिया इज ए आउटलायर, एन एक्सेप्शन, ठीक है, बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, जबकि यहाँ पे एक भी फेवरेबल कंडीशंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। फिर ऑथर इसमें आगे बढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि जो प्रो इंडिया थे, है ना, वो भी इस बात को एक्नॉलेज करते थे कि जो लोग इंडिया के अगेंस्ट जो लोग बेट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है। तो ये जो दिल है कि मानता नहीं वाली बात है इसमें, तो हार्ट तो ये चाहता था कि यस इंडिया शुड सर्वाइव, लेकिन दिमाग ये कहता था कि इंडिया सर्वाइव नहीं करेगा। तो होपिंग अगेंस्ट होप, है ना, हमने किया, है ना, हमारे जो उस टाइम में जो फाउंडिंग फादर्स है उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक मॉडल अपनाया और इंडियंस को एज ए नेशन उन्होंने इकट्ठा किया। सो
बुक में भी यही लिखा है, द हार्ट होप्ड दैट इंडिया वुड सर्वाइव बट द हेड वरीड दैट इट वुड नॉट, द प्लेस वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड, टू कंफ्यूजिंग, अ नेशन वन माइट से दैट वॉज अननेचुरल। तो यही बार बार यही जो एक भाव है निकल के आता है, क्या इंडिया एक अननेचुरल नेशन है, क्या इंडिया एज ए डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस, इस बुक में इसकी बात हो रही है। फिर इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि इस देश में इतनी ज़्यादा विविधता है और कि ये एज ए नेशन सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है, जैसा मैंने कहा, और इतनी ज़्यादा गरीबी है कि वो डेमोक्रेसी फॉर्म में तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। सूनर और लेटर वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के रूप में कहीं ना कहीं डीजनरेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। फिर ऑथर आगे बढ़ते हैं, है ना। ऑथर दिल्ली में रहते हैं, रामचंद्र गुहा, और वो कहते हैं कि जब मैं दिल्ली में राजपथ पर चलता था तो मैं देखता था कि वहां पे लोग पहले प्रोटेस्ट करते थे, है ना, अब तो नहीं करते हैं वहां, अब तो जंतर मंतर पे करते हैं, तो पहले वहां प्रोटेस्ट करते थे। कोई डिफरेंट स्टेट की मांग कर रहा है, कोई अपनी लैंग्वेज के लिए स्टेटस की बात कर रहा है, गरीब वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लेबर है वो प्रोटेस्ट कर रही है, इंडस्ट्रियल वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक व्यक्ति, कुछ टेंट वहां से हटते हैं तो कुछ और लोग प्रोटेस्ट करने एवरीवेयर। और ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने उन लोगों को रिमूव करके डिस्प्लेस कर देती है कि भाई इससे जो फॉरेनर्स आती हैं उनकी उनके बीच में हमारी इमेज खराब होती है कि यहाँ पे तो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो वो लोग फिर कहाँ अपना डेरा डाल लेते हैं। ऐसे लोग प्रोटेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट जो प्लेस है जंतर मंतर, जो ऑब्जर्वेटरी है कनॉट प्लेस में, वहाँ पे अपना डेरा डाल लेते हैं और वहाँ पे वो अपनी प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप एक मैप ड्रॉ करेंगे इंडिया का, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इंडिया में हमेशा किसी ना किसी इंडिया के पार्ट में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है ना कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलता रहा है ना, थोड़ा कम इंटेंसिटी को थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिटी। तो इसी डिस्कशन को आगे लेते हुए ऑथर बात करते हैं कि भाई अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो चार मुख्य, है ना, एक्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, चार डायमेंशंस हैं जिसके अलोंग इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दी फोर एक्सेसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहला है कास्ट, है ना। इंडिया में एज वी ऑल नो, इंडिया में एक यूनिक सोशल अरेंजमेंट है बाय द नेम ऑफ कास्ट। कास्ट एक पोर्चुगीज वर्ड है जिसमें जो जाति होती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, और एक जो वर्ण होता है जिसमें उसका हायरार्की में जो उसका स्टेटस है ना, ऊपर नीचे, वो उसको डिसाइड करता है। दोनों को चीज को मिला के एक वर्ड बना है कास्ट। तो ये कहते हैं कि भाई इंडिया में इतनी सारी कास्ट हैं, है ना। इंडिया में जो सोसाइटी है वो अनलाइक दुनिया में कहीं किसी और सोसाइटी में आप, है ना, इस तरह का सोशल डिवीजन नहीं देखोगे, और डिवीजन है तो इस तरह का हायरार्की नहीं देखोगे कम से कम। तो क्या इंडिया सर्वाइव करेगा एज ए नेशन? सबसे बड़ा तो वो है जो यहाँ पे इंडिया में अभी भी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो कास्ट लाइंस के अलॉन्ग होते हैं। बहुत बार हम देखते हैं, है ना, लोगों को लोअर कास्ट अपर कास्ट में झगड़े होते रहते हैं अभी भी, है ना। हम लोग अनटचेबिलिटी जैसे इंस्टांसेस देखते हैं। सेकंड जो एक्सेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं इस किताब में रामचंद्र गुहा, वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज को लेके लोग, जैसे कास्ट को लेके लोग बहुत ही ज्यादा एक तरह से कहते हैं एजिटेटेड हो जाते हैं। हमने देखा है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, तेलुगुज ने सबसे पहले, श्री रामुलु पोटी ने अपनी बात की कि भाई हमें सेपरेट तेलुगु लोगों के लिए एक आंध्रा चाहिए। फिर तमिलनाडु बना, पंजाब बना, गुजरात बना, महाराष्ट्र बना। तो टाइम टू टाइम लोग एजिटेट करते रहे हैं, और इवन हम आपस में भी, है ना, एक दूसरे को कहते रहे कि एंटी हिंदी एजिटेशन चल रहा है साउथ में, या साउथ इंडियंस को लेकर एजुटेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें इंडिया में उठती रही हैं, क्योंकि इंडिया में बिलियन प्लस पीपल हैं और इंडिया में ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेजेस हैं, और भी लोग अपनी लैंग्वेजेस के लिए स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ छोटी छोटी लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स हैं। तो देयर इज, तो कई बार लैंग्वेजेस को लेके भी, है ना, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इंडिया में। जो थर्ड जो एक्सिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया में, वो है रिलीजन, विच इज अ मेजर कॉज ऑफ जो कह सकते हैं कम्युनल वायलेंस होता है देश के अंदर, है ना, आए दिन। और, है ना, बहुत राम टेम्पल मूवमेंट चलता है, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होता है, दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिमों के, और आज भी होते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई तीसरी जो चीज है, जो रिलीजन है ना, और सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल रहते हैं हर रिलीजन के इंडिया में, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो। इंडिया में तो थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है ना, पहले सेकंड लार्जेस्ट थी, थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। और जो फोर्थ जो मेजर एक्सिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो है इंडिया में क्लास, है ना। इंडिया में जैसा मैंने कहा ना, कुछ तो राजा महाराजाओं वाली लाइफस्टाइल जी रहे हैं, है ना, कुछ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अभी भी हम लोगों को ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन को एनएफएससी एक्ट में ना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको फ्री ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो कुछ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, और बॉन्डेड लेबर जैसी भी प्रथाएं हमारे देश में चलती रही हैं अभी भी, है ना। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशनली रूल आउट रही है, लेकिन अभी भी हम लोग ऐसे इंस्टांसेस देखते हैं। तो इतनी ज्यादा गरीबी अगर किसी देश में मिलेगी, है ना, कुछ लोग तो महलों में रहेंगे और कुछ लोगों के पास छत भी नहीं है, रोटी कपड़े का भी जुगाड़ नहीं है, तो क्या ऐसा देश, है ना, एज ए नेशन, एज ए डेमोक्रेसी सर्वाइव कर सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेस करता है इंडिया की एग्जिस्टेंस पे। और ये 4 एक्सिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस करने के बाद ऑथर ये कहते हैं कि एक मेजर, एक और एक्सिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, वो है जेंडर, है ना। 50% ऑफ द पॉपुलेशन
के साथ जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है फीमेल जेंडर के साथ, कटिंग अक्रॉस ये जो चारों जो मैंने आपको एक्सिस बताए, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, क्लास, है ना। तो अगर आप महिला हैं और महिला में भी आप किसी दलित कम्युनिटी से आती हैं या मुस्लिम कम्युनिटी से आती हैं, उसमें भी आप फिर किसी पुअर फैमिली से आती हैं, ठीक है, तो आपके लिए जो लाइफ में ऑप्शंस हैं, है ना, चॉइसेस हैं, फ्रीडम है, वो ना के बराबर हो जाती है। तो क्या ऐसा नेशन सर्वाइव कर सकता है? ठीक है, उसी की बात हो रही है। फिर जैसे जैसे हम इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं तो ऑथर ये कहते हैं कि आप इमेजिन करें, है ना, इंडिया का हर डेकेड में, है ना, अगर हमें एज ए नेशन, ऑथर के टाइम में 60 ईयर्स हो गए, अब हमें 75 ईयर्स हो गए हैं, तो हम अगर पिछले 7 या 8 दशकों का अगर हम मैप बनाएं सिंस इंडिपेंडेंस, और हर 10 साल में हम देखें इंडिया के मैप पे, है ना, मैप बनाएं और उसमें वो एरियाज ईयर मार्क करें जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी भी कारण से, लैंग्वेज के बेसिस पे, किसी को सेपरेट स्टेट चाहिए, किसी को, है ना, अपनी कोई रिलीजन के बेसिस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी को खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है कहीं पे, तो कहीं पे कश्मीर के लिए मूवमेंट चल रहा है, तो कहीं नागाज अपना डिमांड कर रहे हैं, माओवादी नक्सल एक्टिव हैं। तो अगर आप हर दशक में अगर इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो आप ये देखेंगे कि वो जो मैप है, कॉन्फ्लिक्ट मैप है, वो आपको इंडिया की स्टोरी, है ना, एक तरह से बता देगा इंडिया में क्या हो रहा है ना, बहुत ही विविड एक स्टोरी वो आपको बताएगा। वो धीरे धीरे वो जो स्पॉट हैं अगर हम देखें, ब्लू जो थोड़े से कम वायलेंट हैं, फिर रेड थोड़े ज्यादा वायलेंट, और ब्लैक जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हैं, और व्हाइट जहाँ पे एकदम पीसफुल है। तो किसी भी अगर हम इंस्टांस में किसी भी दशक में हम देखें तो इंडिया पीसफुल एरियाज हैं, वो अगर वो हमेशा से ज्यादा रहे हैं बजाय जो ब्लू, रेड और ब्लैक एरियाज हैं ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मोर देन 50% ऑफ इंडिया डिस्टर्ब्ड रहा है, ठीक है। वो तो 1857 की म्यूटिनी में भी ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए एज ए इंडिया अगर हम बात करें, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोटेस्ट है, डिसेंट है, डिसएग्रीमेंट है, लेकिन पीसफुल एरियाज इंडिया में हमेशा जो एजिटेटेड एरियाज हैं उनको कहीं ज्यादा सरपास करते हैं। तो इसकी ना ऑथर बात कर रहे हैं इसके अंदर। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो, अच्छा, इस पूरे में हम ये जरूर ध्यान रख सकते हैं कि जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तो कॉन्फ्लिक्ट जो मैप हमने ड्रॉ किया है वो तो चेंज होते रहते हैं, स्पॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन अगर हम बात करें इंडिया एज ए कंट्री तो वो मैप हमारा इंटैक्ट है। ना तो हमसे आज तक भी कोई स्टेट, चाहे उसने कितना ही कोशिश की हो, खालिस्तान मूवमेंट हो या कोई और मूवमेंट हो, वो इंडिया से अलग नहीं हुए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए ही हमने चीजों का सोल्यूशन निकाला है, ठीक है। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें ऑथर ये बात करते हैं कि जो इंडिया है वो एक लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना। इंडिया में इतने लैंड ऑफ पैराडॉक्सेस है, सॉरी, है ना, इंडिया में इतने ज्यादा पैराडॉक्सेस हैं कि एक तरफ कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा है तो कुछ लोगों के पास कोई पैसा है ही नहीं, है ना। तो ये लो लेवल्स ऑफ इनकम, लिटरेसी, हाई लेवल ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी हमारे यहाँ पे, अनलाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, हमारे यहाँ पे डिक्टेटरशिप या मिलिट्री डिक्टेटरशिप कभी भी नहीं हुई, है ना। वी आर ए वेरी मच फंक्शनिंग वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। तो ये शो करता है कि दैट इंडिया इज ए लैंड ऑफ पैराडॉक्स। और इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं तो ऑथर ये कहते हैं कि ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्यों इंडिया, ऐसी कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया को एक अननेचुरल नेशन बनाते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया सर्वाइव कर रहा है इवन आफ्टर 70-75 ईयर्स। तो कोई ना कोई तो कुछ प्लस भी होंगे जो इंडिया को एक ग्लू की तरह काम करती हैं। तो वो ऑथर ये कहते हैं कि भाई ये चीजें मैं आपको जैसे जैसे बुक प्रोसीड करेगी वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो एज हम वी प्रोसीड विद एवरी चैप्टर यू विल कम टू नो, है ना, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया को यूनिफाई किए हुए हैं, ऑल्दो इंडिया को एक मेजर आउटलायर एनिमली बता रहे हैं। तो एवरीबडी इज बेटिंग अगेंस्ट इंडिया एज अ नेशन, एज अ डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया उन सबको गलत साबित कर रहा है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण इंडिया उनको गलत साबित कर रहा है सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ऐसे कौन से मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस हैं, है ना, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, है ना, जो इंडिया को एक मेजर आउटलायर बनाते हैं। तो इवन वी हैव हाई लेवल्स ऑफ income inequality, high levels of illiteracy, high levels of social conflict, disagreement. India continues to be a democracy, not a dictatorship. तो उसके क्या कारण है that we will see, कौन से moderating influences हैं, कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, पर्सन्स हैं जिन्होंने इसमें रोल प्ले किया है, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया को टुगेदर होल्ड करके रखे हुए हैं। तो इसी के अंदर फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि ठीक है, जब हम इंडिया की हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो 1947, है ना, जब इंडिया को आज़ादी मिलती तब तक तो बहुत सारी लिटरेचर एग्जिस्ट करती है, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत कम कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस ने लिखा है इंडिया के बारे में, एटलीस्ट अथॉरिटेटिव अकाउंट नहीं लिखा है, जिससे कि आप और हम एज ए सिटीजन जान सकें कि इंडिया में क्या डेवलपमेंट्स हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसी जो नॉलेज के गैप्स हैं उसको उन्होंने, ऑथर ने कहा है कि मैंने इस बुक के द्वारा उसको
फिल करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें यही बात हो रही है कि जो गांधी की डेथ होती है और है ना, उसके बाद या इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास ज़्यादा कोई ऐसे अथॉरिटेटिव वर्क नहीं है जो कि चीज़ों को एनालाइज करें। तो ऑथर कह रहे हैं तो मैंने भी ये किताब सिर्फ इसी इंटेंशन से लिखी और मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा काम है ये किसी भी हिस्टोरिकल वर्क की तरह इंट्रीम है, वर्क इन प्रोग्रेस, एक ड्राफ्ट है, और आने वाले टाइम में आप जैसे लोग उसको उसको कैसे कहते हैं एम्पलीफाई करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे और उसको ओवरथ्रो करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और इससे कहीं ना कहीं है ना हमें ट्रुथ जानने को मिलेगा और हमारा जो वर्क है वो थोड़ा सा बेटर हो पाएगा। एंड लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं रामचंद्र गुहा कि जब हमें इस तरह का कोई भी बुक लिखते हैं ना, हम इस तरह का कोई भी कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का कोई भी वर्क लिखते हैं जैसे इंडिया आफ्टर गांधी, क्योंकि ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, ये घटना कोई मिडिवल एजेस की या मिडिवल टाइम्स की नहीं है या इंडस वैली सिविलाइजेशन की नहीं है या अशोका के टाइम की नहीं है, ये अभी के टाइम की है ना, बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस। तो इसमें जब आप और मैं इस बुक को पढ़ते हैं या किसी भी हिस्टोरिकल वर्क को पढ़ा जाता है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के वर्क को, तो जो रीडर उसको पढ़ रहा है वो रीडर होने के साथ साथ एक सिटीजन भी है, ठीक है। तो जो रीडर उसको पढ़ रहा है वो एक सिटीजन भी है और एक वो क्रिटिकल सिटीजन है, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसका अपना एक प्रेफरेंस है, राइट विंग है, लेफ्ट विंग है ना, वो कंजर्वेटिव है, वो प्रोग्रेसिव है, ठीक है। तो उसका एक थॉट प्रोसेस है, तो वो आपके वर्क से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता है, वो कुछ चीजों में आपसे एग्री करता है और कुछ चीजों में आपसे एग्री नहीं करता है, उन चीजों को चैलेंज करता है। तो अगर हम देखते हैं जब इस तरह का कोई काम लिखा जाता है रिसेंट कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का, तो उसमें इवन जो हिस्टोरियन है ना, वो भी डिटैच्ड सेंस के साथ इस तरह के वर्क को नहीं लिख सकता, क्योंकि उसके खुद के भी अपने व्यूज हैं, अपनी आइडियोलॉजी है ना, अपने थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जस्ट लाइक ए सिटीजन उसके भी अपनी एक आइडियोलॉजी प्रेफरेंसेस हैं। तो इस तरह का वर्क हमेशा जो ऑथर जो होगा वो एक पर्टिकुलर ना चाहते हुए भी उसका एक पर्टिकुलर झुकाव देखेगा किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रति, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के प्रति, एक पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू के प्रति, ठीक है। ऐसे ही जो रीडर है वो भी आपको फ्री हैंड नहीं देगा ना, ही विल बी लेस ट्रस्टिंग ऑफ यू, वो बहुत ही ज्यादा जजमेंट करेगा आपके हर चीज को। लेकिन जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे, 100 साल पीछे जाएंगे, 200 साल पीछे जाएंगे, 1000 साल पीछे जाएंगे, तब ना तो रीडर को ज्यादा मालूम है ना हिस्टोरियन को ज्यादा मालूम है, हम दोनों ही डिटैच्ड सेंस में लिख सकते हैं, और जो जो रीडर है वो ज्यादा ट्रस्टिंग होगा, लेकिन इस तरह के वर्क में वो लेस ट्रस्टिंग होगा क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी वर्क है नॉन फिक्शन का, ठीक है। तो द क्लोजर वन गेट्स टू द प्रेजेंट द मोर जजमेंटल वन टेंड्स टू बिकम, ये इन्होंने इसमें अपना पॉइंट इन्होंने कन्वे करने की कोशिश की है। तो इसमें ऑथर यही कह रहे हैं फाइनली, इसको इस तरीके से एंड करते हैं कि भाई जो इंडिया है, वाई इज देयर इंडिया एट ऑल, है ना, इंडिया अगर एक अननेचुरल नेशन है और लोगों ने इसके खिलाफ बैट किया है कि इंडिया में इतनी विविधता है कि वो एज ए नेशन सर्वाइव नहीं करेगा, इतने लैंग्वेजेस, डायलेक्ट, है ना, इतने रिलीजन क्लास के लोग रहते हैं, और इंडिया इतना पुअर है कि वो एज ए डेमोक्रेसी तो सर्वाइव कर ही नहीं सकता, 10 साल कर लेगा, 20 साल कर लेगा, बट इट विल फेल, बट वो फेल आज तक नहीं हुआ है, बल्कि वो एज ए रोल मॉडल सर्व कर रहा है। जब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है ना, लोगों में एक पर्सनैलिटी कल्ट या एक है ना राइट एक झुकाव है थोड़ा सा, है ना, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स की तरफ, फिर भी इंडिया सर्वाइव कर रहा है, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी जहाँ पे अभी भी रूल ऑफ लॉ है। तो वो क्यों सर्वाइव कर रहा है, वो जब हम इस किताब को पढ़ेंगे, ऑथर कहता है आपको धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से पता चलेगा, ठीक है। तो मेरा यही पॉइंट है। तो आज हमने इसका प्रोलॉग डिस्कस किया है कि लोगों का कहना है कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इट वाज दे वर बेटिंग कि इंडिया फेल करेगा, लेकिन वो फेल नहीं हुआ। तो क्या रीजंस हैं, और उन रीजंस को जानेंगे और हम ये जानेंगे कि इंडिया आज तक कैसे अराइव हुआ है ना, कौन इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स हुए, कौन से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, और एक हम ऑर्गेनिक थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करेंगे। एंड जब आपका एक ऑर्गेनिक थॉट प्रोसेस होता है, जब आप इस तरह का बुक पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपका अगर इग्नोरेंस का लेवल या आपका नॉलेज का लेवल यहाँ है, तो सडनली ओवरनाइट आप यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये बुक एक ऐसी चीज है जो सिंगल एक बुक पढ़ने से, है ना, आपको एक होलिस्टिक नॉलेज हो जाता है इंडिया के लास्ट 70-75 ईयर्स में क्या डेवलपमेंट हुए। सो इट्स अ वेरी गुड बुक, है ना, यू शुड स्टार्ट रीडिंग दिस बुक। और मैं भी हर एक वीडियो में, छोटे छोटे वीडियोस में इसका एक एक चैप्टर डिस्कस करूंगा। तो देर आर, एज आई सेड ना, 30 चैप्टर्स, 30 वीडियोस से कम में ही हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी बुक का एक, और इंडिया का जो लास्ट 70 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसको जानने की
कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, इट्स अ वेरी नाइस वर्क ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।